नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार दिव्य ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमने सपना देखा था कि हम यूट्यूब पर एक बहुत ही लवलान वीडियो लेकर आएंगे, तो वो आज सपना पूरा हो गया है। आज मैं आपके सामने पेश हो गया हूं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। देखो दोस्तों, कुछ देरी हुई है कुछ कारणों से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज से रेगुलर आपके लिए एक एक वीडियो अपलोड होती चली जाएगी और आप उसको बहुत बड़ा प्यार दोगे। तो देखिए दोस्तों, आप थंबनेल से ही महसूस करके होंगे कि टॉपिक कौन सा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की। देखिए, श्वसन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो आपने देखो एक चीज सुनी होगी मेरे दोस्तों कि मैं दोस्तों श्वसन ही क्यों पढ़ा रहा हूं। तो आपने एक देखो बहुत ही प्यारा सा गाना सुना होगा, मैं उससे जोड़ना चाहूंगा कि कहते हैं ना बॉलीवुड के अंदर कि सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे। तो हर चीज में सांस बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। जरूरी क्यों है वो चीज, उस चीज पे अपन बात करें तो दोस्तों देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारे काम का करने का मतलब यह है कि हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, पानी लेकर आते हैं, बहुत सारे काम हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम वर्क करते हैं पूरे दिन भर में। तो इन सब चीजों के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन की जब आवश्यकता होती है मेरे प्यारे दोस्तों, भोजन की जब आवश्यकता होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो जरूरत क्यों पड़ी। भोजन की जरूरत क्यों पड़ी। भोजन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी मेरे दोस्तों। दोस्तों, जो जरूरत पड़ी जिस चीज की, वही तो टॉपिक में लेके आया हूं। ऊर्जा की आवश्यकता हमारी बॉडी को है। हम खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पानी ढोकर लेके आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उन सब चीजों के लिए जरूरत हमें ऊर्जा की पड़ी। खाना तो हमने खा लिया, खाना खा के और हम ऊर्जा को तरस रहे हैं। तो ऊर्जा कौन बना के देगा। ऊर्जा मेरे दोस्तों श्वसन तंत्र बना के देगा, श्वसन बना के देगा। अब श्वसन क्यों बना के देगा, कैसे बना के दे रहा, उस सब चीज पे अपन बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, बहुत सारी चीजों पे हम वर्क करेंगे अभी। तो श्वसन, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई श्वसन केवल सांस लेना और बाहर सांस को छोड़ना ही होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम जब चौथी पांचवी क्लास के अंदर पढ़ते थे तब ये सारी चीजें चलती थी कि हाँ सर, हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। उन सारी चीजों पे हम देख पा रहे थे कि यार इसको श्वसन बोलते हैं। लेकिन अब हम कंपटीशन का एग्जाम देंगे साहब, और कंपटीशन का एग्जाम ऐसा वैसा नहीं आता, उन सब के लिए तो जान लगानी पड़ती है। तो देखिए, श्वसन जो होता है, देखिए मैं बात बताऊं आपको कि श्वसन के अंतर्गत जैसे ही हमने भोजन किया, जैसे ही हमने भोजन किया और भोजन जैसे ही ग्रहण किया तो ये भोजन पहुंचा कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं के अंदर जैसे ये भोजन पहुंचा तो कोशिकाओं ने इस भोजन को ग्लूकोज में बदल दिया। अब हमारी कोशिका के अंदर दोस्तों ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है हमारी कोशिकाओं के अंदर पड़ा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने सांस ली, जैसे ही हमने O2 ग्रहण की और O2 चली गई मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशिका के पास, और जैसे ही ये O2 कोशिका के पास आई मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक शानदार सी रिएक्शन हुई। और वो शानदार सी रिएक्शन क्या है वो देखिए आप। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि देखो ग्लूकोज कोशिका के अंदर पड़ा हुआ है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। और जैसे ही कोशिका के अंदर हमारी ऑक्सीजन आई यानी कि O2 आई और O2 के साथ इसकी अपक्रिया हुई मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें मिली, एक तो मिली CO2, दूसरा मिला हमें
एटीपी के रूप में ऊर्जा, और तीसरा प्रोडक्ट मिला हमें H2O। देखिए दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम क्या, श्वसन। तो आज के बाद आप क्या ध्यान रखोगे, हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन हमारी कोशिकाओं के अंदर गया, और भोजन जैसे ही कोशिकाओं के अंदर पहुंचा, ऑक्सीजन हमने सांस के रूप में ली। बहुत सारी बातें हैं कि ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं तो अंतर श्वसन कहते हैं, बाहर निकालेंगे तो उच्चवसन कहते हैं। उन सब चीजों पर अपन थोड़ी बात करेंगे क्रियाविधि पे। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं, तो कहने मतलब ये कि श्वसन होता क्या है, उस चीज पे अपन बात करें। तो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में हमारा कोशिका के अंदर ग्लूकोज संग्रहित हुआ, और ग्लूकोज जैसे ही कोशिका के अंदर पड़ा हुआ है तो हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, और ऑक्सीजन जैसे ही कोशिका के अंदर पहुंची तो अपक्रिया हुई, और अपक्रिया होने के बाद में CO2 बना, ATP बना, और H2O बनी। और ATP जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को तो ऊर्जा बोलते हैं, यही तो है ऊर्जा का स्रोत। ATP जैसे ही बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी, और जैसे ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर आएगी तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, नाच कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर है। अब कितनी ऊर्जा बनेगी वो सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। 38 ATP के अणु बनते हैं मेरे प्यारे भाई, और 38 ATP के अणु कैसे बनेंगे उन सब चीजों पे बात करेंगे। काफी सारे चक्र होते हैं, 3-4 चक्रों के बारे में बात करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस चक्र है, क्रेब्स चक्र है, ETS है, वो सारी चीजों पे वर्क करके जब जाके 38 ATP अणु बनेंगे, उन सब चीजों पे बात करेंगे अपन बाद में। तो श्वसन की बात हो गई, तो श्वसन की बात कर रहे थे अपन, बहुत सारी चीजें हमने बता दी आपको, श्वसन कैसे होता है और ये चीजें अपन सीख पाए हैं। अब बात करें मेरे प्यारे दोस्तों कि श्वसन और संवातन में अंतर क्या है। संवातन मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अभी बताया था कि सांस को अंदर ले रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, ये एक संवातन है, ब्रीथिंग जिसे बोलते हैं। और आपने देखा होगा जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है मेरे भाई, वो श्वसन नहीं करता तो क्या करता है साहब, श्वसन नहीं करता तो, अरे श्वसन नहीं करता ना, फिर क्या करता है, वो केवल संवातन नहीं करता, वो सीधा ही सीधा श्वसन करता है। वो सांस ना तो लेगा ना उसको छोड़ेगा, केवल डायरेक्ट श्वसन करेगा। माँ की प्लेसेंटा से श्वसन उसके सीधे पेट से चली जाएगी, और उसको सांस लेने की और सांस छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भ्रूणीय अवस्था के अंतर्गत संवातन नहीं होता, केवल और केवल श्वसन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्वसन की प्रक्रिया बहुत सारे जीवों में अलग अलग होती है। मानव जो है, देखिए मैं बता देता हूं, मानव जो है वो श्वसन करता है मेरे प्यारे दोस्तों फेफड़ों के द्वारा। मानव जो है वो श्वसन करेगा फेफड़ों के द्वारा। और आपने देखा होगा मेंढक जो है वो श्वसन करेगा त्वचा के द्वारा। त्वचा है और इसमें एक विसरण की प्रक्रिया होगी जिसको अपन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। विसरण के द्वारा त्वचा के जरिए मेंढक में श्वसन होगा। और इसके अलावा बात करें हम मछली की, मछली में जब श्वसन होगा वो होगा क्लोम, या फिर इसको बोलते हैं गलफड़े, या फिर इसको इंग्लिश में गिल्स भी बोलते हैं। और एक चीज और है, जो छोटे कीट होते हैं उनमें भी श्वसन श्वास रंध्रों के द्वारा होता है। बहुत छोटे छोटे से महीन रंध्र पाए जाते हैं उनकी त्वचा पे, तो उनके द्वारा श्वास लेते हैं वो, और श्वास सीधा ही फिर उनकी सीधे कोशिका में चली जाती है। और कोशिका में आपको पता ही ग्लूकोज रहता है, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ देती है और एटीपी के रूप में ऊर्जा मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके द्वारा अलग अलग जीवों में श्वसन होता है। मानव में श्वसन जो होगा वो फेफड़ों के द्वारा होगा, मेंढक में श्वसन जो होगा वो त्वचा के द्वारा होगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मछली में जो श्वसन होगा वो क्लोम या फिर गलफड़े या फिर गिल्स के द्वारा होगा, और कीट में जो श्वसन है वो श्वास रंध्र के द्वारा होगा। अब हम बात करें कि मानव में जो श्वसन है वो किस तरीके से होगा, और श्वसन के लिए मानव को कौन कौन से अंग चाहिएंगे, उन सब चीजों पर अगर हम बात करें तो अब हम पढ़ते हैं कि मानव में श्वसन तंत्र।
मानव में श्वसन तंत्र के लिए देखिए, मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं कि हम अब पढ़ेंगे मानव में श्वसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि एक क्वेश्चन हर परीक्षा के अंतर्गत मिल जाता है। तो आप प्लीज इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लें। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है मेरे भाई। और इतने अच्छे से इसकी क्रियाविधि को आगे बहुत सारी चीजें समझने की, ये तो एक दैनिक जानकारी है जिसको अपन बहुत अच्छे से तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन जब क्रियाविधि और वो सारी चीजें समझने की आएंगी तो हम उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी थोड़ी सी क्रियाविधि है, अभी थोड़ा सा एक परिचय है इसके बारे में, उन चीजों को अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब हम बात कर रहे थे अभी कि मानव में श्वसन। मानव में अगर हम श्वसन की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मानव में श्वसन किसके द्वारा होता है भाई? फेफड़ों के द्वारा। फेफड़े जो हैं मानव में श्वसन करेंगे। अब देखिए, मैं श्वसन को समझाने के लिए किन किन अंगों की जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी के लिए, उन सब चीजों का एक चार्ट बनाता हूं। और उस चार्ट के जरिए से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से अंग सांस लेने के लिए एक मदद सहायता करते हैं। उन सब चीजों पे एक पक्ष बना देता हूं जिनसे कि हम उन पे बात कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सांस जो है वो जाएगी नासा के अंदर। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है नासा। मैं एक पथ क्रिएट कर रहा हूं, एक रास्ता क्रिएट कर रहा हूं सांस को ले जाने का। सांस को ले जाने का एक रास्ता क्रिएट कर रहा हूं। तो उस रास्ते में सबसे पहला प्लेटफॉर्म पड़ेगा नासा का। सांस वायुमंडल के अंदर है, ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल के अंदर बहुत सारी बढ़ी हुई है, 21% होती है। तो वो ऑक्सीजन सबसे पहले हमने जो पथ बताया है वो कहाँ पे जाके रुकेगी? नासा में। सबसे पहला प्लेटफॉर्म पड़ेगा नासा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर है नासा गुहा। सेकंड नंबर का जो प्लेटफॉर्म आएगा इस पथ के अंतर्गत वो है नासा गुहा। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरा नंबर आएगा ग्रसनी का। तीसरा जो नंबर है वो आएगा ग्रसनी। चौथे नंबर पे जो बात आएगी, पहला है नासा, दूसरा है नासा गुहा, तीसरा है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद जो सांस है वो जाएगी आपके श्वास नली के अंतर्गत। और मेरे प्यारे दोस्तों, श्वास नली जो है वो आगे चल के 3 भागों में बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो है सांस जाएगी प्राथमिक श्वसनी में, और फिर सांस जाएगी द्वितीयक श्वसनी में। जगह नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी अभी, तो मैं इस चीज को मिटा नहीं रहा, इसीलिए थोड़ी सी जगह कम है, तो आप इसी में समझ लीजिएगा। द्वितीय श्वसनी में। और तीसरी जो चीज जब आएगी तो वो है मेरे दोस्तों तृतीयक श्वसनी। मैंने क्या बताया कि एक पथ पढ़ रहे हैं श्वसन का, जहां से वातावरण के अंतर्गत जो O2 पड़ा हुआ है, जिसको अपन श्वसन के द्वारा, संवातन के द्वारा हम बॉडी के अंदर लेंगे, तो वो एक रास्ते के जरिए जाएगा साहब। रास्ते के जरिए जो सांस जाएगी ऑक्सीजन के रूप में, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगी साहब? नासा में। फिर उसके बाद में जाएगी नासा गुहा में। फिर उसके बाद में जाएगी ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद जाएगी श्वास नली में, और श्वास नली के बाद जाएगी प्राथमिक श्वसनी, फिर जाएगी द्वितीयक श्वसनी, और फिर जाएगी तृतीयक श्वसनी में। और तृतीयक श्वसनी के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों ये पहुंचेगी श्वसनिका में। और श्वसनिका के बाद ये जो सांस पहुंचेगी वो पहुंचेगी अंत्य श्वसनिका में। सारी चीजों को अपन क्लियर कर देंगे मेरे भाई। जहां जहां जिन जिन चीजों से ताल्लुक रहेगा अपना, उन सब चीजों पे अपन वर्क करेंगे धीरे धीरे। पहला वीडियो है मेरे भाई, और इसमें भी मैं चाहता हूं कि सारी चीजें एक अच्छे से बन जाए। तो मैंने आपको बताया कि नासा, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, प्राथमिक श्वसनी, एक द्वितीय श्वसनी और तृतीय श्वसनी।
फिर उसके बाद में गई श्वसनिका में, फिर अंतर श्वसनिका में, और इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों वायु कूपिका वाहिनी में जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे भाई। वायु कूपिका वाहिनी में जाएगी सांस, और वायु कूपिका वाहिनी के बाद में जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों वायु कूपिका में। ये सबसे लास्ट की स्टेज होती है सांस को ठहरने की। सबसे लास्ट की स्टेज कौन सी है? वायु कूपिका। वायु कूपिका को श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट श्वसन में यही रहेगा, वायु कूपिका। तो प्यारे दोस्तों, मैंने पथ की बात की थी अभी, श्वसन पथ की, जहां जहां से सांस होके जाएगी उसमें। तो कैसे? सबसे पहले पथ में प्लेटफॉर्म पड़ रहा है नासा, दूसरा पड़ रहा है नासा गुहा, तीसरा पड़ रहा है ग्रसनी, चौथा पड़ रहा है श्वास नली, पांचवा पड़ रहा है प्राथमिक श्वसनी, छठा पड़ रहा है द्वितीयक श्वसनी, सातवां पड़ रहा है तृतीयक श्वसनी, आठवां पड़ रहा है श्वसनिका, नौवां पड़ रहा है अंतर श्वसनिका, और 10वां पड़ रहा है वायु कूपिका वाहिनी, और लास्ट में 11 नंबर पे पड़ रहा है वायु कूपिका। तो श्वसन पथ के अंतर्गत ये 11 पार्ट्स होते हैं जिनसे ऑक्सीजन को पहुंचना होता है। ऑक्सीजन अब वायु कूपिका में पहुंच जाएगी, इसके बाद में सीधा ट्रांसफर कोशिका के लिए चली जाएगी। और कोशिका में कौन बैठा है मेरे प्यारे दोस्तों? कोशिका में तो ग्लूकोज बैठा है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें ऊर्जा मिले, और ऊर्जा तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑक्सीजन के आने से ही मिलेगी। और जैसे ही ऑक्सीजन कोशिका के पास पहुंच जाएगा तो ग्लूकोज टूट के हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिल जाएगी। अब बात करें इन सब के अलग अलग कि ये होते क्या हैं। नासा क्या होता है, नासा गुहा क्या होती है, ग्रसनी क्या होती है, श्वास नली क्या होती है, उन सारी चीजों पर अपन अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए नासा। तो नासा के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए क्या होती है नासा। तो सबसे पहला श्वसन पथ के बारे में बात कर रहे हैं अपन, और श्वसन पथ में हमने 11 चीजें पढ़ी। कितनी पढ़ी मेरे प्यारे दोस्तों? 11 रास्तों से होकर, 11 प्लेटफॉर्म से होकर हमारी सांस जा रही है। और जब सांस जा रही है तो उन सबको तो पढ़ना बहुत जरूरी पड़ जाता है कि ये क्या क्या होते हैं भाई, ये हमारी बॉडी के अंदर हैं भी, तो किस तरीके से बैठे हैं, इन सब के बारे में हमें जान तो लें कि ये हमारे शरीर के अंदर हैं तो किस रूप में हैं, ये करते क्या हैं। उन सब चीज़ों पे तो वर्क करना ही तो आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो ये काम करती क्या है भाई, ये होती कैसी है, इनके लिए कुदरत ने काम क्या बांटा है, क्या बांटा है इनके लिए काम। उन चीज़ों पे पता तो चले, तभी तो क्वेश्चन बन के आएगा कि यार ये क्वेश्चन यहाँ से आया था और इस क्वेश्चन का जवाब बड़े आसानी से दे दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे इस तरीके से पढ़ाया गया था, कि मैं भूल नहीं पाया बातों को। तो देखिए कैसे नासा, सबसे पहले पार्ट अपन पढ़ रहे हैं नासा। देखिए नासा का मतलब देसी भाषा में बताएं तो नाक होती है साहब। नाक जो है ये, इस पर 2 जोड़ी नासा गुहा होती हैं। 2 जोड़ी क्या होंगी साहब? नासा गुहा। देखिए आपने देखी होगी अपनी नाक, कभी देखना, अभी देख लो, वीडियो चल रहा है तो आप देखिए नाक में 2 छेद से दिख रहे होंगे। 2 छेदों को इनको बोलते हैं नासा गुहा। क्या बोलेंगे? नासा गुहा। और 2 नासा गुहाओं के बीच में जो ये है ना, ये जो है इसको बोलते हैं हाइलन उपास्थि। तो कहने का मतलब ये कि हाइलन नासा गुहा को 2 भागों में जो बांटेगा वो बांटेगा हाइलन उपास्थि। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है साहब, हाइलन उपास्थि। हाइलन उपास्थि 2 भागों में नासा गुहा को बांटेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बांट दी साहब। तो नासा गुहा के अंतर्गत बाल पाए जाते हैं साहब, पहले नंबर पे।
और दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पाई जाएगी सेबेसियस ग्रंथि। सेबेसियस जो ग्रंथि है मेरे प्यारे दोस्तों, सेबेसियस जो ग्रंथि है मेरे प्यारे दोस्तों, पीले गाढ़े रंग का द्रव स्राव करती है। पीले गाढ़े रंग का द्रव स्राव करेगी सेबेसियस ग्रंथि। सेबेसियस ग्रंथि मेरे प्यारे दोस्तों पाई कहाँ जा रही थी? नासा गुहा में। नासा गुहा में बाल पाए जा रहे हैं, सेबेसियस ग्रंथि पाई जा रही है। और सेबेसियस ग्रंथि जो है वो पीले गाढ़े रंग का द्रव छोड़ेगी साहब। पीले गाढ़े रंग का जो द्रव है वो देसी भाषा में रहट बोलते हैं। रहट आपने सबने सुना होगा, जुकाम सबकी हुई होगी, पिर सबने की होगी। तो वो पिर हो रही है, वो केस क्यों हो रही है? सेबेसियस ग्रंथि की वजह से। सेबेसियस ग्रंथि पीले गाढ़े रंग का द्रव छोड़ेगी, लेकिन अगर इस सेबेसियस ग्रंथि पर जीवाणु और कोरोना वायरस या फिर विषाणु इनका जैसी आक्रमण होता है ना, तो ये साहब सेबेसियस ग्रंथि साहब एक्टिव में आ जाती है, अपनी फुल फॉर्म में आ जाती है। फुल फॉर्म में कैसे आएगी? बिल्कुल तैयार हो जाती है कि भाई हाँ तो विषाणु ने आक्रमण कर दिया। माइंड को सीधा बता देगी जाके मस्तिष्क को कि मुझ पे सेबेसियस ग्रंथि बोलती है कि मुझ पे आक्रमण हुआ है साहब। किनका हो गया साहब? जीवाणु का हुआ है, विषाणु का हुआ है। अब मैं सक्रिय होंगी, मुझे सक्रिय होने से नहीं रोक सकता कोई। और जैसे ये माइंड कहता है कि चल जा सक्रिय हो जा, तू क्या बिगाड़ेगी? अरे मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, मैं परेशान करके रख दूंगी एक बच्चे को। परेशान कर देगी कैसे? क्यों? क्योंकि मुझ में ताकत है कि मैं पीले रंग का गाढ़ा द्रव छोड़ दूंगी और परेशान हो जाएगा। तो साहब जैसे ही एक्टिव हुई तो पीले गाढ़े रंग का द्रव छोड़ देगी। और कहते हैं सेबेसियस ग्रंथि का सक्रिय होना जीवाणु विषाणु के आक्रमण से होता है। और जैसे ही आक्रमण होगा तो पीले गाढ़े रंग का द्रव टपकता चला जाएगा। और दूसरा जो पार्ट हम बता रहे थे, देखिए बाल जो हैं, बाल इन्हीं जीवाणु विषाणुओं को रोकते हैं, धूल के कणों को रोकेंगे। जीवाणु विषाणु को इतना नहीं रोक पाते, लेकिन इनकी जो सुरक्षा है वो धूल के कणों से है कि नासा गुहा के अंदर धूल के कण ना जाएं, तो उनके लिए बाल पाए जाएंगे साहब। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि नासा जो है, नासा में 2 जोड़ी नासा गुहा पाई जाएगी, उसमें बाल पाए जाएंगे। और बाल पाने के साथ साथ सेबेसियस ग्रंथि पाई जाएगी, पीले गाढ़े रंग का द्रव छोड़ेगी और जीवाणु विषाणु को इस तरीके से निकाल के आ जाएगी।